एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 एंड 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। अगर आपने वॉइड और वॉइडेबल मैरिज वाला मेरा नहीं देखा है वीडियो, तो आप जाके देख के आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो आपका सेक्शन 11 है वो बात करता है वॉइड मैरिज की, और जो सेक्शन 12 है वो आपका बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। वॉइड का मैंने ऑलरेडी मतलब बताया था कि वॉइड एब इनिशियो, जो शुरू से गलत हो। ठीक है। वॉइड मैरिजेस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए कोई जो रिलेशनशिप है वो आ रहा है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में या सपिंडा मैरिजेस में, अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड और वाइफ है, उन्होंने शादी किया, बट जो उनका रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि वो सपिंडा मैरिज में फॉल कर रहा है, तो वो जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी। वर्डेबल मैरिज के एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कंसेंट बहुत जरूरी होता है। कंसेंट अगर फ्री कंसेंट नहीं है या एज ऑफ मेजोरिटी या ब्राइड की या ग्रूम की वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको वर्डेबल मैरिज माना जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो वर्ड और वर्डेबल वाला मैरिज जो अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है लेजिटिमेसी ऑफ ए चिल्ड्रन। यहाँ पे जो लेजिटिमेटी का मतलब है वो क्या है, पहले ये जानते हैं कि लेजिटिमेसी क्या होता है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम जाने तो वैध, मतलब कि लेजिटिमेसी अलाउड बाय लॉ। ये क्यों जरूरी है कि अगर जो इससे लेजिटिमेसी से क्या हो रहा है कि हमारा स्टेटस डिफाइन हो रहा है। अगर कोई पर्सन लेजिटिमेट नहीं है, मतलब कि अलाउड बाय लॉ नहीं है फॉर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उस पर्सन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, मेंटेनेंस जैसी चीजें, तो वो लेजिटिमेट नहीं होगा, तो उसको नहीं कह सकते कि वो लेजिटिमेट है। वो फिर फॉल करेगा इललेजिटिमेट में, मतलब गैर। समझ में आ रहा है। लेजिटिमेसी मतलब कि हम उसका मतलब कि देख रहे हैं कि अलाउड बाय लॉ है कि नहीं वो सर्टेन इंडिविजुअल्स, या वो पर्सन जो है वो लेजिटिमेट है कि नहीं। तो इसीलिए लेजिटिमेसी ऑफ ए चिल्ड्रन को जानना बहुत जरूरी है। कब, किस कंडीशंस में, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस में। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल्स की शादी हुई है, बट जो शादी हुई है या वर्ड है वो वर्डेबल है, तो उनकी लेजिटिमेसी, उनके अगर इन इंडिविजुअल्स की शादी हुई है और जो उनकी मैरिज हो सकती है वर्ड हो या वर्डेबल हो, तो उस कंडीशंस में उस उनका अगर कोई बच्चा होता है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, मतलब कि वो अलाउड बाय लॉ है या नहीं, या वो इलेजिटिमेट तो नहीं है। उनकी लेजिटिमेसी क्या होगी, ये हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। ठीक है। तो अगर देखें तो ये सेक्शन डील कर रहा है द स्टेटस ऑफ ए चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम ए मैरिज दैट आर ईदर वॉइड और वॉइडेबल। वॉइड का मैंने बताया था कि वो लीगली वैलिड नहीं है, और वॉइडेबल क्या है, कैन बी अनल्ड। मतलब वॉइडेबल क्या होता है कि वो पहले तो वो लीगल रहता है, लेकिन कोई अग्रीव्ड पर्सन वो रीच करता है कोर्ट को, तो बाद में वो जाके क्या होता है, वॉइडेबल हो सकता है, मतलब कि कैन बी एनल्ड हो सकता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में उस पर्सन का, हमको उस बच्चे का स्टेटस जान रहे हैं कि अगर टू इंडिविजुअल्स अगर वो शादी करते हैं बट उनकी शादी या वॉइड होगा या वर्डेबल होगा, तो उस कंडीशन में उस बच्चे की लेजिटिमेसी क्या होगी, उसका स्टेटस क्या होगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ ए वॉइड और वर्डेबल मैरिज आर कंसीडर्ड लेजिटिमेट, मतलब कि वो कानूनी तरफ से अलाउड है। अगर कोई भी शादी होती है किसी पर्सन की, बट उसकी जो शादी है वो या तो वॉइड है या तो वर्डेबल होगा, वर्डेबल है। अगर उससे किसी उसका बच्चा होता है तो उसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। ये की रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि इफ टू पीपल्स गेट मैरिड और वो शादी करने के बाद उनका जो बच्चा होता है वो लेजिटिमेट माना जाएगा, चाहे वो उनकी शादी वॉइड हो या वर्डेबल हो। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर सेकंड रूल देखते हैं हम। सेकंड रूल क्या कहता है, this applies only if the marriage was solemnized under the Hindu Marriage Act। मैंने सोलेमनाइज्ड का मतलब बताया था कि certain ritual should be performed
शादी करने के लिए हम कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने पढ़ाया है अपने। आप अगर मेरी सीरीज जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोलेमनाइज्ड का मतलब क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, एक एक करके डाली, आप उसको जाके देखिए, आपको सोलेमनाइज्ड का मतलब समझ में आएगा। सोलेमनाइज्ड का मतलब होता है सर्टेन रिचुअल्स विल बी परफॉर्म। हम हिंदू हैं, हमें शादी करनी है तो बहुत सारी रिचुअल्स हैं, जैसे सत्यपति है, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड है, सत्यपति प्रथा है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनको हम परफॉर्म करके अपनी शादी करते हैं। तो वो जो शादी हुई है ना, वो किस अकॉर्डिंग हुई है? हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग हुई है। हिंदू मैरिज में जितने सारी कंडीशंस ले डाउन किए हैं, क्या है कि क्या करने से हमारी जो शादी है उसको माना जाएगा कि वो शादी है। जैसे कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सत्यपति का बहुत ही लीगल उसको माना गया है कि जिस पर्सन की शादी उन्होंने सत्यपति किया है, मतलब 7 फेरा अराउंड सेक्रेड फायर उन्होंने अगर वो लिया है, तो उसको हम मानेंगे कि वो वैलिड है उनकी शादी एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है, तो उन पे ये एक्ट अप्लाइज होगा। अगर उन्होंने शादी की है बट उनकी जो शादी है वो वॉइडेबल है या वॉइड है, बट उनसे अगर उनका कोई बच्चा हुआ है तो उस बच्चे को हम मानेंगे लेजिटिमेट चाइल्ड। अंडरस्टूड? ओके। फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दिस चिल्ड्रन हैव अ लीगल राइट। लीगल राइट, लीगल राइट है उनके पास। याद रखिएगा कि जो बच्चा हुआ है वो पहली बात तो लेजिटिमेट है और वो उनके पास लीगल राइट है। जाहिर सी बात है, बट ऑब्वियस है कि अगर कोई लेजिटिमेट है तो उसके पास लीगल राइट भी होगा। मैं लेजिटिमेट हूं तो मेरे पास लीगल राइट होगा, ठीक है, अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, ठीक है। They do not get inheritance right the property of anyone other than parents। इसका क्या मतलब है कि उनके पास लीगल राइट है अपने मतलब कि पेरेंट्स का। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको उसका अपने पेरेंट्स का वो हेयर्स हुआ। पहली बात, हेयर्स मतलब कि मैं अपने पापा की मैं हुई, मतलब कि मेरे पापा हैं, ठीक है, उनसे मैं हुई तो उनके में क्या हुई? हेयर्स ही तो। उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल सकती है, ठीक है। तो बट अगर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सेप्शन मान लीजिए है, एक्सेप्शंस कह सकते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो किस पे फॉलो होगी, ये देखिए। मान लीजिए कि जो शादी हुई है वो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में आ रही है, उनका बच्चा है वो लेजिटिमेट माना जाएगा, उसको प्रॉपर्टी का अधिकार है, बट कहाँ तक अधिकार है? उसके पेरेंट्स तक, ना कि वो किसी और मतलब कि मामा मामी या दूर के रिश्तेदार। बहुत सारे हेयर्स होते हैं तो मेरे बाद कोई और होगा, तो बहुत हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर मैं लेजिटिमेट हूँ तो जैसे कि मेरे फादर हैं, फादर्स फादर्स, तो उनके हेयर्स मैं हूँ, तो बहुत सारे हेयर्स हुए, ठीक है। तो बट इस कंडीशन में क्या है कि जो बच्चा है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है अपने माँ बाप की, ना कि किसी और की, अदर देन द पेरेंट्स। क्योंकि ऐसा होता है कि दादा दादी, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, दादा दादी परदादी परदादी, तो समटाइम्स क्या होता है कि हम हेयर्स बन जाते हैं और हेयर्स हम होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी हमें इनहेरिट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशंस में क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की, माता पिता की, ना कि किसी और की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16 पे, 17 पे सॉरी। जो आपका सेक्शन 17 बात करता है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर बाईगैमी। मैंने बाईगैमी का मतलब बताया था, पॉलीगैमी का मतलब बताया था। बाईगैमी का मतलब होता है एक पर्सन जो एक से ज्यादा शादी करे। जैसे कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इनके शादी हो गई, ठीक है, इनकी शादी हो गई। इस हस्बैंड ने क्या किया, इसकी वाइफ है अभी जिंदा, इसने दूसरी शादी कर दी, ठीक है, W2। ये बाईगैमी का ये है, अक्यूज्ड है। ये पर्सन जो है ये बाईगमी कमिट कर लिया। वाइफ के लिए भी ये हो सकता है, वाइफ है और ये हस्बैंड, इनकी शादी हुई है। वाइफ ने क्या किया, दूसरा हस्बैंड, दूसरी शादी कर ली, H2। ये क्या हुई, ये बाईगमी कमिट कर ली, ठीक है। तो बाईगमी का मतलब क्या है कि एक पर्सन दूसरे मतलब कि वो उस दौरान में लाइफ टाइम, मतलब जब आपकी शादी हुई है
उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली, उसका पति जिंदा है या पत्नी जिंदा, उसने दूसरी शादी कर ली, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो बाइगेमी कमिट किया। तो सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, ठीक है। तो इफ अ पर्सन मैरी अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए स्पाउस, उस पति मतलब स्पाउस उसकी जिंदा है या या जो भी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसकी है और उसने दूसरी शादी कर ली, तो वो पहली बात तो मैरिज जो होगी वॉइड होगी, वर्ड मैरिज हो जाएगी। लेकिन द पर्सन इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो उस कंडीशन में वो इंसान जो होगी, वो इंसान होगा, वो पनिशेबल होगा, ठीक है। और कहाँ वो पनिशमेंट उसको मिली जाएगी, अकॉर्डिंग टू द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जो है आपका, उस अकॉर्डिंग आप पनिशेबल हो गए। जो आपका सेक्शन 494 आईपीसी है, उसमें ये बताया गया है कि 7 साल तक जेल होगा और इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा, ठीक है। और 495 बताता है कि इफ द पर्सन कंसील द फर्स्ट मैरिज अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। मान लीजिए ये 490 जो आपका 5 है ना, वो बात आईपीसी का क्या बात करता है कि अगर कोई इंसान शादी करता है, अपनी पहली मैरिज को छुपा कर उसने दूसरी शादी कर ली, तो उस पर्सन को मान लीजिए 10 साल की सजा होगी और पनिशमेंट भी हो सकती है और दोनों हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक पर्सन है, उसकी शादी हुई, ठीक है, उसने क्या किया, जब वो दूसरी शादी करने गया तो अपना पहला शादी छुपा लिया, छुपा के दूसरी शादी की, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, 7 साल की सजा और प्लस फाइन भी हो सकती है, ठीक है। 494 में क्या बता रहा है कि अगर आपने शादी की है, बाईगैमी किया है, कमिट किया है, तो आपकी वो शादी जो पहले वॉइड होगी, वॉइड होने के बाद आप जो है पनिशमेंट होगा आपको कितना मतलब पनिशमेंट होगा 7 साल का और फाइन, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ सेक्शन 16 एंड 17। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।